हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पास एकेडमी में। तो चलिए दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं संविधान। आज संविधान का पहला क्लास रहेगा और पूरा संविधान हम लोग 1 बाय 1 करके कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ भी छूटने वाला नहीं है, बस केवल आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं संविधान क्या होता है। तो संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूटरे से हुई है। अब कॉन्स्टिट्यूटरे का अर्थ क्या होता है, संविधान का अर्थ क्या होता है? तो संविधान यहाँ पर आप देख सकते हैं, संविधान का अर्थ होता है प्रबंध करना या व्यवस्था करना, ठीक है। इसको और बढ़िया से हम समझाते हैं। इसको एक लाइन पहले और देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली लाइन, इसमें क्या दिया है? संविधान एक मूलभूत निकाय है। संविधान एक मूलभूत निकाय है जिसके तहत एक राज्य का शासन किया जाता है। अब इसको हम लोग थोड़ा बढ़िया तरीके से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूटरे से हुई है, ठीक। इसमें कुछ समझना नहीं है, बस केवल आप लोग जानते रहिए संविधान शब्द की उत्पत्ति कॉन्स्टिट्यूटरे से हुई है, ठीक है। इसको इंग्लिश में इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जिसका अर्थ है, अर्थात संविधान का अर्थ या कॉन्स्टिट्यूटरे का अर्थ क्या है? प्रबंध करना या व्यवस्था करना, ठीक। अब हम लोग अपने भाषा में इसको समझते हैं संविधान क्या होता है। तो संविधान एक तरह से क्या होता है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप ये वाला लाइन देख सकते हैं, जो नीचे वाला तीसरा पॉइंट आपका है, संविधान एक मूलभूत निकाय है जिसके तहत एक राज्य का शासन किया जाता है। अर्थात एक, यहाँ पर राज्य का मतलब क्या है? एक देश से लिया गया है। राज्य का मतलब ये वाला राज्य मत समझ लेना, ठीक है। राज्य का मतलब यहाँ पर एक देश से, ठीक है। तो संविधान का क्या मतलब? संविधान एक मूलभूत निकाय जिसके तहत एक राज्य का शासन किया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि संविधान में एक तरह का आप कह सकते हैं, हम लोग अपने भाषा में समझते हैं, नियम होता है, रूल्स होते हैं, जिसके तहत क्या किया जाता है? एक राज्य शासन, मतलब एक राज्य का शासन किया जाता है। अर्थात एक राज्य कह सकते हैं या एक देश चलाया जाता है। क्या किया जाता है? एक देश को चलाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर राज्य जब भी मैं बोलूँगा संविधान में, तो राज्य का मतलब आप लोग देश ही समझेंगे, ठीक है। संविधान को फिर से हम लोग समझते हैं। संविधान एक तरह का क्या होता है? संविधान में कुछ नियम होते हैं, मूलभूत निकाय है, ठीक है। इसमें कुछ मूल्य होते हैं, उसी नियम को मूल्य हम कह रहे हैं, ठीक है। जिसके तहत क्या किया जाता है? एक देश को चलाया जाता है या एक राज्य को चलाया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं अगला। यह उन मूल्यों को परिभाषित करता है, देख सकते हैं यहाँ पर, यह उन मूल्यों को परिभाषित करता है जिनका हम उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम संविधान में दिए गए किसी भी मूल्य का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हाँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें जितने भी मूल्य हैं परिभाषित हैं, ठीक है, इसका हम उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो अब ये वाला जो लाइन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसको बहुत ही गौर से समझिएगा। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तीन के तीनों लाइन पूछी जाती है, तीनों पॉइंट आपका पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तीनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तीनों को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। देखिएगा, जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, यहाँ पर देखिएगा, वो क्या किए थे? स्वराज्य विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किए थे, ना कि संविधान सभा का मांग किए थे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर, अब दूसरे वाले पॉइंट पर हम लोग आते हैं। और ये कब किए थे? तो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया, ठीक है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट पर हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है कि 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण के लिए 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की थी। बहुत बार पूछा जाने वाला एग्जाम में ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, याद कर लेना, भूलना मत, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अब हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहले संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। कब की थी? तो 1922 ईस्वी में, ठीक से, ठीक है। एक बार फिर से दोहराता हूँ, संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले किसने की थी? 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर देखते हैं और इन्हीं के बातों को आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इन्हीं की बातों को आगे चल के दोहराया गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद सन 1934 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की।
ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है, सन का अंतर है, ठीक है। तो सबसे पहले यदि पूछेगा संविधान सभा के गठन की मांग किसने की, तो महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। और यदि स्वराज विधेयक का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था, तो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। तीनों में अंतर आपका स्पष्ट हो गया, ठीक है। अब गलत नहीं होगा, कहीं पर गलती नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं भारत पर अंग्रेजों ने कितने तरह से शासन किया था, ठीक है। भारत पर अंग्रेजों ने, देखो यहाँ पर दिखा गया है, भारत पर शासन दो तरह से किया गया। एक सबसे पहले किसने किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यहाँ पर EIC का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरी बार किसने शासन किया, तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने, ठीक है, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने। इसको हम लोग आगे चल के देखते हैं, बढ़िया से समझते हैं, ठीक है। भारत में अंग्रेजों ने दो तरह से शासन किया, पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, ठीक है। उसके बाद इसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूरा नियंत्रण किसका हो गया था, तो ब्रिटेन गवर्नमेंट का हो गया था, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं, चलिए देखिए, सन 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट, ठीक है। सन 1600 का चार्टर एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। सन 1600 ईस्वी का के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके स्थापना के समय ही ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों तक, देखो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी, अर्थात 15 वर्षों तक ईस्ट क्षेत्रों से अर्थात पूर्वी क्षेत्रों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको, ठीक है। फिर से एक बार समझाता हूँ, 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है। उसके बाद स्थापना के समय ही 15 वर्षों तक ईस्ट क्षेत्रों अर्थात पूर्वी क्षेत्रों से व्यापार करने का अधिकार किसको मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, ठीक है। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रिटेन गवर्नमेंट ने तरह तरह के एक्ट लाए, रेगुलेटिंग एक्ट लाए, ठीक है, और तरह तरह के एक्ट लाए जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक्ट लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी ब्रिटेन गवर्नमेंट को, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आप लोगों को इसमें बताना चाहूँगा मैं, आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी, ये वाली कंपनी जो ऊपर यहाँ पर गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई, ठीक है, व्यापार करने लगी, उसको बहुत मुनाफा हुआ, ठीक है। खासकर वो क्या करते थे, मसाले का व्यापार करते थे, बहुत मुनाफा हुआ, इतना मुनाफा हुआ कि वहाँ से जो लोग आए थे जिनका कच्चा मकान था, ठीक है, उनका पक्का मकान हो गया, एकदम बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने लगे। वहाँ के गवर्नमेंट ने कहा, सोचा कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो इनके लिए उपाय करना ही पड़ेगा। तो ये लोग क्या करते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, मनमानी ढंग से व्यापार करते थे, ठीक है, निजी व्यापार भी करने लगे थे अपना। तो इसी को मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और नियमित करने के लिए, कहाँ किसको, एक सेकेंड के लिए, एक सेकेंड ऊपर जाते हैं हम लोग, हाँ, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन गवर्नमेंट ने तरह तरह के चार्टर एक्ट लाए, चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, तरह तरह के एक्ट लाए। उसके बाद हम लोग उस एक्ट को अब पढ़ने वाले, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले हमारे एग्जाम में एक्ट से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे इन एक्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। तो इसीलिए हम सोचे कि कुछ भी संविधान से ना छूटे, इसलिए हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या है, सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, सब बताते हुए चलूँगा। देखिएगा, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहला काम क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, ठीक है, या कह सकते हैं पदोन्नति दी गई इसको, ठीक है, बंगाल के गवर्नर को। आगे हम लोग चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या है, आगे हम लोग चलते हैं बंगाल। अब देखिएगा यहाँ पर इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, हाँ, बंगाल या इसी को कलकत्ता भी कह सकते हैं, बंगाल के गवर्नर को, या कह सकते हैं बंगाल के, अब तो बंगाल का गवर्नर जनरल पद कहा जाने लगा, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया। अर्थात इसका जो अधिकार क्षेत्र था, गवर्नर जनरल का अधिकार क्षेत्र, इसमें क्या हुआ, विस्तार कर दिया गया। अर्थात जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो बंगाल के लिए भी कानून बनाएगा, बिहार के लिए भी बनाएगा और उड़ीसा के लिए, ठीक है। स्पष्ट हुआ, क्लियर हुआ, मैं आशा करता हूँ आप सभी का स्पष्ट हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सरकारी कर्मचारियों के निजी, हाँ, जो अभी मैंने चर्चा किया था, सरकारी कर्मचारियों के निजी व्यापार पर
रोक लगा दिया गया। किस एक्ट के तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बार बार मैं एक्ट का नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि हर एक पॉइंट के साथ आपका एक्ट जुड़ जाए और आपसे गलती ना हो, आप तुरंत जान जाए ये वाला पॉइंट पाएँ तुरंत, हाँ ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये वाला काम हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन कौन सा काम हम लोग देख चुके हैं, एक सेकेंड, हाँ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या देख चुके हैं, बंगाल ब्रैकेट में कलकत्ता के बंगाल या कलकत्ता के गवर्नर जनरल को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया, अर्थात उसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ा विस्तार कर दिया गया। ठीक है, आगे क्या हम लोग देख चुके हैं, सरकारी कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, इस एक्ट के तहत यहाँ पर देख सकते हैं, या इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछ भी सकता है, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ना। ठीक है, इस एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, इस कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। इस कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, नाम भी आप लोग याद कर लेना। क्या है यार, नाम याद करने में आसानी से याद हो जाता है, 1-2 बार पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, या मेरी बातों को सुन लें, 1-2 बार वीडियो घुमा कर देख लें, याद हो जाएगा। इसके प्रमुख इस कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। कौन थे, एलिजा एम्पे थे। ठीक है, और इसके जो 3 अन्य सदस्य थे या 3 अन्य न्यायाधीश थे, कौन कौन से थे, तो कौन कौन से थे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हाइड, चैम्बर और लिमिस्टर। कौन कौन थे, हाइड, चैम्बर और लिमिस्टर थे। ठीक है, अब यदि या आप लोग को याद हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं, जितना पढ़े थे पूरा रिवीजन कर देते हैं, ताकि आप लोग को आराम से दौड़ के रिवीजन करते हैं, रनिंग करके दौड़ा के। ठीक है, पूरा देखते हैं ताकि याद हो जाए सभी को। संविधान शब्द की उत्पत्ति देखिएगा। ठीक है, संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूटरे से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ है प्रबंध करना या व्यवस्था करना, या सीधे भाषा से हम लोग कह सकते हैं, सीधे भाषा में, सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि संविधान क्या होता है, एक देश को या राज्य को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि एक देश या राज्य को चलाने के लिए उसमें जो मूल्य होते हैं, जिस मूल्य को परिभाषित किया जाता है, या नियम कानून होते हैं कुछ अपने व्यवस्था से, अपने तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ है प्रबंध करना या व्यवस्था करना। ठीक है, संविधान एक मूलभूत निकाय है जिसके तहत एक राज्य का शासन किया जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को समझा चुका। ठीक है, सब ये सब लाइन आपका उसी में आ जाता है जो मैंने बताया। ठीक है, या उन मूल्य को परिभाषित करता है, या डायरेक्ट अपने भाषा में आप इसको जान सकते हैं कि संविधान का उल्लंघन आप नहीं कर सकते, संविधान का उल्लंघन करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर भारत का संवैधानिक विकास क्रम। तो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया था, और 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की थी। फिर से इन दोनों पॉइंट को देखते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण था। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक प्रस्तुत किया, और 1922 ईस्वी में पहली बार, इसमें पहली बार शब्द नहीं जोड़ा गया है लेकिन आप लोग जानते रहिएगा, पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई थी, तो 1922 ईस्वी में किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, उसके बाद दूसरी बार संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई थी, तो 1934 में किसने मांग की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत पर अंग्रेजों ने 2 तरह से शासन किया। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया, दूसरी बार ब्रिटेन के गवर्नमेंट ने किया। ठीक है, या ब्रिटेन का उनके हाथों में चला जाता है शासन। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के तहत क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उसको 15 वर्षों तक पूर्वी क्षेत्रों से व्यापार करने का अधिकार तुरंत दे दिया गया था। ठीक है, आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत कौन से काम किए गए थे, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था। ठीक है, बंगाल या कलकत्ता, वही है, बंगाल या कलकत्ता के गवर्नर को या गवर्नर जनरल को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया, अर्थात बंगाल के गवर्नर जनरल का जो अधिकार क्षेत्र था उसमें विस्तार कर दिया गया। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो सरकारी कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और इस कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे, और 3 अन्य जो न्यायाधीश थे कौन कौन से थे, तो
हाइड चैम्बर और लिमिट स्टेयर। ठीक है, तो दोस्तों क्लास कैसा लगा इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप नए हैं